मॉर्निंग वॉक पर जाना शर्मा जी की पुरानी आदत रही है। हमेशा की तरह आज जब वह अपने घर से निकले ही थे कि उनके पड़ोसी जयप्रकाश जी भी मिल गए। वैसे तो वॉक पर जाने का उनका कोई पक्का रूटीन नहीं है। जब भी शर्मा जी उनसे साथ चलने के लिए कहते थे तब वे कोई ना कोई बहाना बनाकर शर्मा जी को मना कर देते थे। लेकिन आज पहले से ही घर के बाहर चलने के लिए तैयार खड़े थे। शर्मा जी बोले, भाई साहब, आज सूरज कहाँ से निकला है जो आज मेरे बिना बुलाए ही चल दिए। श्रीमान जयप्रकाश जी कहते हैं, क्या बताऊं भाई साहब, तबीयत तो सही नहीं चल रही। डॉक्टर को दिखाया तो उसने सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ मॉर्निंग वॉक के लिए भी बोला है। तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो, वह एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाती हैं तो छोड़ती नहीं है। आज इतनी सुबह सुबह मुझे जगा कर बैठा दिया। कहने लगी, आपको तो अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं है। वह मुझे वॉक पर भेजने के पीछे पड़ गई तो मुझे आना ही पड़ा। शर्मा जी को उनकी हालत पर हंसी आ रही थी। जयप्रकाश जी भी साथ में हंस पड़ते हैं। जयप्रकाश जी हरियाणा के रहने वाले थे। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पर जब से उनके बेटे की नौकरी दिल्ली में लगी है तब से पति पत्नी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली में ही रहने लगे हैं। जयप्रकाश जी कहते हैं, शर्मा जी, कल से आप मुझे भी बुला लिया कीजिए। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आपसे दो चार बातें भी हो जाया करेंगी। शर्मा जी, नहीं नहीं, कल आपको अकेले ही वॉक पर जाना होगा, मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं आऊँगा। जयप्रकाश जी, क्यों? शर्मा जी, कल हमारे पोते का जन्मदिन है तो आज ही उसके पास जाने के लिए हम निकल रहे हैं। जयप्रकाश जी, बच्चों के बिना घर खाली खाली लगता है। 2 साल हो गए बेटे बहू और पोते से मिले हुए। विवेक और बहू हमेशा फोन पर पूछते रहते हैं कि हम अपनी दवाइयाँ समय पर लेते हैं कि नहीं। सच पूछो तो कभी उसने हमें अपने से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। जयप्रकाश जी, भगवान सबको ऐसा ही बेटा दे। एक तुम्हारा बेटा बहू है और एक मेरे बेटा बहू, जो पास रहकर भी कभी माँ बाप का हाल चाल नहीं पूछते। उल्टा बात बात पर हमें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। उनको माँ बाप की कोई परवाह नहीं। हम जिए चाहे मरें। शर्मा जी, जब से हम यहाँ आए हैं कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे हैं। शर्मा जी, भाई साहब, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले की जिंदगी तो बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने की चिंता में ही निकल गई। भागदौड़ भरी जिंदगी में वक्त पंखा लगाकर निकल जाता है। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब विवेक बाजार में या किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह में मेरी उंगली पकड़कर चलता था तो मैं यह सोचता था कि हमेशा उसकी उंगली ऐसे ही पकड़े रहूंगा और उसको कभी अकेले होने का एहसास नहीं होने दूंगा। जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। उसे एमबीबीएस कराने के लिए उसकी माँ ने अपने गहने भी बेच दिए। कहने लगी, बेटे का भविष्य बन जाए। यह तो फिर बन जाएंगे। दोनों बातें करते करते घर आ जाते हैं। मिसेस शर्मा अपने पोते के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। उन्होंने सारी पैकिंग भी कर ली थी, बस पोते का गिफ्ट लेना बाकी था। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि गिफ्ट पोते की पसंद का ही लेकर जाएंगे। पसंद पूछने के लिए फ़ोन लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फ़ोन करने पर भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। तीसरी बार भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मिसेस शर्मा, शर्मा जी देखिए ना, विवेक के घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मिसेस शर्मा परेशान हो जाती हैं कि भगवान, सब ठीक तो है ना, कहीं कोई बात तो नहीं, कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। सोचते सोचते फिर से फ़ोन मिलाती हैं। इस बार कुछ देर तक बजने के बाद फ़ोन विवेक ने उठाया। विवेक, हेलो माँ। माँ, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों में से कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? पता है मैं कितनी डर गई थी। विवेक, माँ, फ़ोन साइलेंट था इसलिए पता नहीं चला। माँ, अच्छा बेटा, हमने यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कल गोलू को अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। विवेक, माँ, इस बार हम उसका बर्थडे नहीं मना रहे। माँ, क्यों, क्या हुआ बेटा? विवेक, माँ, अभी यहाँ मुंबई में नया घर लिया है और कार भी ली है तो बहुत पैसे खर्च हो गए, इसलिए अब की बार खर्चा नहीं कर रहे। माँ, कोई बात नहीं बेटा, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, बस हम सब परिवार वाले मिलकर अपने बच्चे का जन्मदिन मना लेंगे। विवेक, पर माँ, अभी उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ, अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा। माँ फ़ोन रख देती हैं और सारी बात विवेक के पिताजी को बताती हैं। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। कई दिनों से बेटे बहू और पोते से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे, पर अब क्या कर सकते हैं। मिसेस शर्मा, अरे हाँ सुनिए, हम बच्चों को सरप्राइज तो दे ही सकते हैं। शर्मा जी, कैसा सरप्राइज? मिसेस शर्मा, क्यों ना हम जन्मदिन का केक साथ लेकर चलें, हमें अपने पास आया हुआ देखकर कितने खुश होंगे ना। शर्मा जी, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करता हूँ मैं बाजार जाकर
बर्थडे केक पर सजाने के लिए कुछ गुब्बारे ले आता हूँ। टॉफियाँ और केक हम वहीं पहुँचकर शॉप से लेते हुए फिर घर जाएंगे, ठीक है? अगले दिन शाम को दोनों मुंबई पहुँच जाते हैं। रेलवे स्टेशन से निकलकर वह एक ऑटो में बैठकर पहले मार्केट में पहुँचते हैं। वहाँ से गोलू की पसंद का चॉकलेट केक खरीदते हैं और फिर बेटे के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों बेटे बहू को सरप्राइज देने की सोचकर मन ही मन बेहद खुश होते हैं। कुछ देर बाद ऑटो एक बहुत बड़े घर के आगे आकर रुकता है। पूरा घर रोशनी में जगमग हो रहा था। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग अपनी फैमिली के संग आ रहे थे। मिस्टर शर्मा ड्राइवर से पूछते हैं, अरे भाई, तुमने ऑटो को कहाँ रोक दिया? ड्राइवर कहता है, बाबूजी, आपने मुझे यही एड्रेस तो बताया था। मिस्टर शर्मा ऑटो से बाहर निकलकर आते हैं। वे घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट देखते हैं। विवेक ने अपनी वाइफ के नाम पर घर का नाम रखा था, अभिलाषा विला। उसके नीचे छोटे अक्षरों में बेटे और बहू का नाम लिखा था। मिस्टर और मिसेस शर्मा अपने हाथ में केक के डिब्बे को लिए हुए घर के अंदर जाते हैं। विवेक ने बेटे गोलू के जन्मदिन के साथ साथ नए घर के लिए भी पार्टी रखी थी। पार्टी में शहर के बहुत सारे बड़े लोग फैशनेबल कपड़े पहनकर आए हुए थे और गोलू अपने दोस्तों के संग खेल रहा था। एक बड़ी सी कीमती मेज पर बहुत खूबसूरत बड़ा सा केक रखा हुआ था। सफ़र करके आए होने के कारण मिस्टर और मिसेस शर्मा बेहद साधारण कपड़ों में थे। मिस्टर शर्मा ने साधारण सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था और मिसेस शर्मा भी साधारण सी साड़ी और सादे तरीके से बाल बांधे हुए थीं। एक साइड में खड़े दोनों ही लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कुछ बोले नहीं। शायद विवेक के घर का नज़ारा देख लेने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची थी। बिना बोले ही बहुत कुछ कह रही थी उनकी आंखें। जो बेटा बचपन में कभी पापा की उंगली नहीं छोड़ना चाहता था, शायद आज उसे उसी पिता की उंगली को पकड़ने में शर्म महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कोई उन्हें वहां देखता, वे दोनों वहां से चुपचाप चले गए। रात का समय था। सुनसान सड़क पर दोनों चले जा रहे थे, अनजानी मंजिल की तलाश में। घर से बहुत दूर निकल जाने के बाद सड़क के किनारे एक बेंच पर थक कर बैठ गए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर बगल में रखा हुआ केक का डब्बा मानो उनका उपहास कर रहा हो। दोस्तों, हमारी समझ में हम सिर्फ पैसा और कमाई को ही कैरियर मान बैठे हैं। यही कारण है कि बच्चे अपना फर्ज भूल जा रहे हैं। माँ बाप ने अपना कर्तव्य रूपी कर्म बखूबी निभाया, तो आखिर क्यों बच्चे अपने माँ बाप से इस तरह का व्यवहार करते हैं? ऐसा समय तो उनके साथ भी आएगा जब उनके बच्चे ऐसा व्यवहार करेंगे। तब उनका क्या होगा? वर्तमान का यह कड़वा सच है। जिस तरह माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और तकलीफों से बचाया, उसी तरह अब बच्चों का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के ऋण को चुकाएं।